हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एसएसटी का मैराथन क्लास। ये जो मैराथन क्लास होगा दोस्तों, ये बेहतरीन मैराथन क्लास होगा। और ये जो मैराथन क्लास होगा, ये मानचित्र बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैराथन है दोस्तों, और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैराथन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आपका 30 नंबर लगभग कवर अप हो जाएगा। दोस्तों, आज के मैराथन क्लास में मैं आपका 30 नंबर का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और नेक्स्ट के मैराथन क्लास में जो रिटन आता है लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर, उसका 40 नंबर का मैराथन क्लास दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो मैराथन क्लास एसएसटी का एक वीडियो बनाने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। आप जानते हैं 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इस वजह से मैराथन क्लास को 2 पार्ट में आना है दोस्तों। पार्ट 1 में आपका मानचित्र आएगा और बहुविकल्पी आएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 में केवल रिटेन के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे मैराथन क्लास प्रोवाइड होते रहें। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद आपका इंग्लिश का मैराथन आएगा, फिर आपका साइंस का मैराथन आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हिंदी का आएगा मैराथन, क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का मैराथन आएगा दोस्तों। सारे मैराथन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको इन मैराथन क्लासों से ज़रूर लाभ देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन कि मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं और उसको फील कैसे करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आता है इतिहास से रिलेटेड। दोस्तों, इतिहास से 5 नंबर का मानचित्र आता है, और भूगोल से 5 नंबर का मानचित्र आता है। आना ही आना है दोस्तों, इतिहास से 5 नंबर का, और उससे 5 नंबर का। तो चलिए दोस्तों, कुछ मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन है, उनको जरा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों। सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों। सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, एक बार जरा सा देखते हैं। सितंबर 1920, देखिए दोस्तों, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, तो आंसर लिखने पे आधा नंबर मिलता है, और मानचित्र में दर्शाने के लिए आधा नंबर आपको प्रोवाइड होते हैं। दोस्तों, एक बात कहेंगे कि अगर मानचित्र आपको फिल करने नहीं आता है तो इंडिया का मानचित्र एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इंडिया का मानचित्र अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो कौन सा देश किस कोने में बसा है उस मानचित्र पे आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मानचित्र हम किसी एक दिन समझा देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और मानचित्र में आप एक बार इंडिया का मैप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सितंबर 1920 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये सितंबर 1920 था, तो सितंबर 1920 हुआ था कलकत्ता में, और दिसंबर 1920 कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो दोस्तों नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, नागपुर में हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। सितंबर का हुआ था कलकत्ता में, और उसमें क्या नाम है, दिसंबर का हुआ था नागपुर में। अगर सितंबर पूछे तो सितंबर में देखिए, सितंबर में लास्ट में तो दिया है ना दोस्तों, तो सितंबर पूछ रहा है तो लास्ट में तो दिया है, तो यहाँ देखिए कलकत्ता में लास्ट में तो आया, तो आपको पता चल जाएगा कि सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दिसंबर वाला कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दिसंबर वाला हुआ था आपका नागपुर में। अगर ऐसे पूछ लिया आपका 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1927 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1927 जो हुआ था दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन, ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका मद्रास में। 1927 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका मद्रास में। अगर यही आपको पूछ ले 1929 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1929
कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1919 जो कांग्रेस अधिवेशन था ये आपका हुआ था लाहौर में। ठीक है दोस्तों, 1929 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आने ही आने। 1920 सितंबर कांग्रेस अधिवेशन, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन, 1927 कांग्रेस अधिवेशन, 1929 कांग्रेस अधिवेशन, ये दोस्तों चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में से कोई एक नंबर का तो एकदम फिक्स है दोस्तों, हर साल पूछा गया है। आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे तो हर साल, अगर आप मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले साल का आप सेट पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में, 1927 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में, और 1929 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों लाहौर में। अगर आपसे पूछ ले कि नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ था? नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ? तो आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, नील की खेती का जो आंदोलन था वो दोस्तों हुआ था, नील की खेती का आंदोलन बिहार में। ठीक है दोस्तों, एक बिहार जिला है, बिहार राज्य है, तो बिहार में हुआ था। ठीक है, और बिहार के किस जिले में हुआ था? तो अगर आपसे कह दिया जाए तो एक चंपारण जिला है वहां पर, चंपारण जिला है बिहार का। ठीक है, ये बिहार में हुआ था और उसका एक जिला था चंपारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये क्लास 12th में एक लेसन है इंग्लिश में, इंडिगो। आई थिंक मुझे लगता है लुइस रोड्रिग्स साहब का है ये इंडिगो एक लेसन। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो इंग्लिश में एक लेसन मिलेगा इंडिगो, और इंडिगो में ही पढ़ने को मिलेगा नील की खेती, यानी 15% पे जबरदस्ती जो नील की खेती उगाई जा रही थी, और उसका जो था वो उसका समाधान कौन किया था? तो इसका जो नील की खेती का आरंभ हुआ था दोस्तों, तो इसका जो समाधान था, इस समस्या का जो हल निकाले थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साहब वहां गए थे, और किसके बुलाने पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बने कि नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ? तो चंपारण में हुआ। चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ से निकल के आया कि नील की खेती का जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसका समापन किसने कराया? ठीक है, तो वो महात्मा गांधी जी ने कराया। महात्मा गांधी जी जो थे किसके बुलाने पर वहां गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वहां गए थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन के आए, कई क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछ ले कि किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था खेड़ा गुजरात में। कहाँ हुआ था दोस्तों? खेड़ा गुजरात में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आपका खेड़ा, जो कि गुजरात में है, वहां पे हुआ था। अगला होता है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सूती मिल, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, श्रमिकों का सत्याग्रह, यानी सूती मिल, कपड़ा जो मिल था उसका सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका अहमदाबाद में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये आपका हुआ था अमृतसर के पंजाब में, अमृतसर के पंजाब में। दोस्तों एक चीज, दो बातें आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह था, आप पढ़े होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा, और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो। तो उस वाले लेसन में आप ये जानते होंगे जो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह था, जितने भी अंग्रेज थे जब उनके कपड़ों का हिंदुस्तानी लोग बहिष्कार कर रहे थे, तो वही पूछ रहा है कहाँ से बहिष्कार शुरू हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था अहमदाबाद से। और अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि कोई ही ऐसा सेट बनता है जिस सेट में ये क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, बहुत कम ऐसे सेट बनते हैं जिस सेट में ये क्वेश्चन ना आता हो। आपका उसमें मानचित्र पर दर्शाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आप पढ़े होंगे, आपको शायद मैं कहानी भी बताया होगा कि मातृभूमि के लिए जो कहानी आपने पढ़ा होगा खंड काव्य में, हिंदी में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी का, तो चंद्रशेखर आजाद जी का उसमें पढ़े होंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में। अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, ये आता है असहयोग आंदोलन का उद्घोष, असहयोग, असहयोग, असहयोग आंदोलन का उद्घोष, असहयोग आंदोलन का उद्घोष।
असहयोग आंदोलन का उद्घोष क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आप जानते हैं असहयोग आंदोलन का जो उद्घोष था ये आपका हुआ था चौरी चौरा क्षेत्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था दांडी में, दांडी गुजरात में। हम आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इतिहास का ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं और इसका आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उसका मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, पिछले सेट का आप मॉडल पेपर उठा के देखिएगा सन 2022 का, तो उसमें आप पाएंगे दोस्तों कि 2022 में देखिएगा कि उसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये एग्ज़ाम में अधिकांशतः क्वेश्चन फंसे गए थे, आए थे। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कलकत्ता में। दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नागपुर में। 1927 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मद्रास में। 1929 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। और अगला है दोस्तों, नील की खेती का आंदोलन कहाँ हुआ? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में। और इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ ले कि नील की खेती का जो आंदोलन था उसका समापन किसने कराया, मतलब वो जो समस्या थी उसको कौन सुलझाए? तो महात्मा गांधी जी सुलझाए। और महात्मा गांधी जी किसके बुलाने पर वहां गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वहां गए थे। किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो खेड़ा। खेड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अगला है दोस्तों, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में, जो पंजाब में है। और अगला है, असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में, उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा में। ठीक है दोस्तों, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? तो दांडी गुजरात में। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको जरा सा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं दोस्तों। ये था इतिहास के कुछ बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास से बेस्ट क्वेश्चन, इसको जरूर एग्जाम में जाने से पहले मानचित्र को एक बार देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भूगोल से। ये इतिहास का था 5 नंबर, और आते हैं दोस्तों भूगोल से। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है बहुत बार, कोई ऐसा सेट होगा नहीं, ठीक है, जिसमें वो क्वेश्चन आए ना हो, बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे अगला क्या है, इसको समझते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है भूगोल का टर्न। ठीक है, भूगोल का टर्न है दोस्तों, और भूगोल के टर्न से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। भूगोल से भी 5 नंबर का आता है, तो इसमें 5 नंबर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नदियों से पूछता है, मिट्टी से पूछता है, उत्पादन से पूछता है, उद्योग केंद्र से पूछता है, बांध से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल में बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि महानदी कहाँ है, महानदी, महानदी कहाँ है? ठीक है दोस्तों, महानदी कहाँ है, तो आपको उसमें मैप में दर्शाना पड़ेगा भाई महानदी आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आपका महानदी है। अगर आपसे पूछ ले कृष्णा नदी कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ है, तो कृष्णा नदी आपका है दोस्तों कर्नाटक में। कृष्णा नदी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। और यहीं आपसे पूछ लो गोदावरी कहाँ है, गोदावरी, गोदावरी नदी कहाँ है, तो ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। गोदावरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आपसे पूछ ले ताप्ती कहाँ है, ताप्ती नदी कहाँ है, तो ताप्ती नदी दोस्तों ये आपका है गुजरात में। ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी कहाँ है, तो ये तो आपको बेसिकली पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा है वाराणसी जो एक लेसन पढ़े हैं। तो गंगा नदी कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में,
इलाहाबाद में, जिसका अब नया नाम बन गया है दोस्तों प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद का अब नया नाम है प्रयागराज। ठीक है, अगला जो दोस्तों है इसका कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है। अगर आपसे पूछ ले यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले नर्मदा नदी कहाँ है, भाई नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी दोस्तों आपका है एमपी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कावेरी नदी कहाँ है, ये कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ है, तो कावेरी नदी कहाँ है दोस्तों, ये आपका है कर्नाटक में। कावेरी नदी कहाँ है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नदियों से एक नंबर का आना ही आना है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, नदियों से एक नंबर का फील करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार हम आपको रिपीट भी कर दे रहे हैं। जैसे महानदी, महानदी किस राज्य में है, भाई महानदी छत्तीसगढ़ में है। और ऐसे मान लीजिए आपका मैप दिया है, ऐसे सपोज कर लीजिए, ऐसे कोई मैप दिया है, ऐसे मान लीजिए, देखिए दोस्तों हमारा कला थोड़ा सा बड़ा वीक है, तो मान लीजिए अगर पूछ दिया कि महानदी का है, तो आंसर लिखेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इसमें मैप में कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, तो मैप में आप इंडिया के मैप में देख लीजिएगा कि ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ हैं। ठीक है, एक बार इंडिया का मैप जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इंडिया का मैप आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है दोस्तों, तो कृष्णा नदी है आपका कर्नाटक में। गोदावरी कहाँ है, तो गोदावरी आपका महाराष्ट्र में है। ताप्ती नदी कहाँ है दोस्तों, तो ताप्ती नदी आपका गुजरात में है। गंगा नदी कहाँ है, तो ये आपका इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद का नया नाम क्या है दोस्तों, प्रयागराज है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ है, एमपी में मध्य प्रदेश में। कावेरी नदी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों और पढ़ना ज़्यादा है। एक नंबर नदी से हो गया दोस्तों। अब एक नंबर का आता है दोस्तों बांध से। ठीक है दोस्तों, इंडिया की कुछ फेमस बांध हैं, उन बांधों से एक नंबर का बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एक नंबर का बांध से आपका आता है, बांधों से एक नंबर का आता है, एक नंबर का तो बांध से आना ही आना है, और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एक नंबर का बांध से आता है, बांध से फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, तो बांध से आता क्या है दोस्तों, ये आपसे आता है नर्मदा नदी पर बना बांध। नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर बना बांध। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बना बांध ये क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बना बांध दोस्तों ये क्या है, ये है दोस्तों जबलपुर, जबलपुर का बरगी डैम बांध। इसका क्या नाम है दोस्तों, बरगी डैम बांध। जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बना है दोस्तों, उसका नाम है जबलपुर का बरगी डैम बांध। क्या नाम है दोस्तों, अगर नर्मदा नदी पर बांध का नाम पूछ रहा है तो उस बांध का नाम क्या है दोस्तों, बरगी डैम बांध। अगर आपसे पूछ ले सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो ये आपका है दोस्तों गुजरात में। भाई सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना में, तेलंगाना में है दोस्तों। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है आपका, तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ ले टिहरी, टिहरी बांध योजना, टिहरी बांध योजना, ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध योजना ये कहाँ है, ये आपका है उत्तराखंड में। टिहरी बांध योजना ये कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले सलाल बांध, सलाल बांध, सलाल बांध कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, JNK में। JNK का मतलब होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले हीराकुंड, हीराकुंड बांध कहाँ है, ठीक है दोस्तों, हीराकुंड, तो हीराकुंड है दोस्तों उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों,
कुछ बांध हैं, और बांधों से ये जो भी मैंने आपको बांध बताया 2, 4, 6, 7, इन 7 बांधों में से एक बांध का नाम हर साल पूछा जाता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें क्या नाम, सॉरी दोस्तों मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, मैप में भरने के लिए, ठीक है, मानचित्र पे भरने के लिए बांधों का नाम 1 नंबर का पूछता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जैसे नर्मदा नदी पर बना बांध कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो क्या है, जबलपुर का बरगी डैम बांध, ठीक है दोस्तों। और अभी आपको बताए हैं कि नर्मदा नदी है कहाँ, एमपी में है, बताए ही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना में। टिहरी बांध योजना कहाँ है, उत्तराखंड में। सलाल बांध कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आई होप आपका हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये था आपका बांध से। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है आपका बांधों के बाद आपका जो बनता है क्वेश्चन, वो बनता है उत्पादन से, ठीक है। कौन से राज्य में क्या क्या उत्पादन होता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है उत्पादन से, कौन से राज्य में आपका क्या क्या उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। कौन से राज्य में क्या क्या उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जरा सा इसको भी चेक कर लिया जाए कि कौन से राज्य में क्या क्या उत्पादन होता है। उत्पादन से पूछता है, ठीक है दोस्तों। उत्पादन से क्या पूछता है, जैसे इसमें पूछ लेता है यूपी में चाय उत्पादक राज्य। भाई उत्तर प्रदेश में चाय उत्पादक राज्य क्या क्या है, तो असम है, केरल है, ठीक है, त्रिपुरा है, ये सब हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले यूपी में गन्ना उत्पादक कहाँ है, बिहार है, पंजाब है। गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। आपका उत्तर प्रदेश में भी गन्ना होता है, ठीक है, हरियाणा है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण काफी उत्पादक क्षेत्र, कौन सा उत्पादक क्षेत्र दोस्तों, दक्षिण काफी उत्पादक क्षेत्र, यानी काफी कहाँ होता है, तो आप पढ़े होंगे कुर्ग में, जो कहाँ है, बेंगलोर में, ठीक है। कर्नाटक और बेंगलोर के बीच में स्थित है कुर्ग, कर्नाटक, बेंगलोर, ठीक है दोस्तों। आप एक लेसन पढ़े होंगे कुर्ग हाई स्कूल में इंग्लिश में, उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, जूट उत्पादक क्षेत्र, तो दोस्तों जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जो अगला दोस्तों है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। अभ्रक कहाँ होता है, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है। देखिए अभ्रक का अ से शुरू हुआ, आंध्र का अ से शुरू हो रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले तेल उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज़्यादा तेल कहाँ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा तेल आपका होता है गुजरात में, गुजरात आप नोट कर देंगे, ठीक है। अगला आता है गेहूं उत्पादक राज्य, तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, आपको पता है यूपी में होता है, ठीक है दोस्तों, एमपी में होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंजाब में भी होता है गेहूं, ठीक है, यूपी, पंजाब, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि चावल उत्पादन, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, चावल उत्पादन, ये भी यूपी में होता है, एमपी में होता है, बिहार में होता है, ठीक है दोस्तों। यूपी, एमपी, बिहार में होता है चावल, ठीक है। अगला आपसे पूछ ले कोयला उत्पादन क्षेत्र, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोयला उत्पादन क्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले कोयला कहाँ होता है, तो दोस्तों आपको पता है उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, जबलपुर, ये सब कोयला उत्पादन क्षेत्र का इलाका है। अगर आपसे पूछ ले मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपका उड़ीसा में होता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास हाई स्कूल के लिए। इसे क्या है क्या कि यूपी में चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, असम है, केरल है, त्रिपुरा है। यूपी में गन्ना
उत्पादक क्षेत्र क्या क्या है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। दक्षिण में जो है काफ़ी उत्पादक क्षेत्र क्या है, कुर्ग है, कर्नाटक है। और जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र का नाम बता दीजिए, आंध्र प्रदेश है। तेल उत्पादक राज्य क्या है दोस्तों, गुजरात है। गेहूं कहाँ उगाया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, ठीक है। चावल कहाँ उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। कोयला कहाँ ज़्यादा, कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। और मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो आता है आपका, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है उद्योग केंद्र से। बार बार उद्योग केंद्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जो भी हम नोट कर रहे हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बार बार रिपीट हुए हैं हर साल, किसी न किसी साल ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई अनसाल्ड पढ़े होंगे तो अनसाल्ड अगर निकाल के देखेगा तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको बार बार नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है उद्योग केंद्र से। ठीक है दोस्तों, उद्योग केंद्र से। अब ये उद्योग केंद्र क्या है, ठीक है, तो उद्योग केंद्र, इसमें कुछ चीजें हैं। दो उद्योग केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पूछ लेता है सीमेंट उद्योग केंद्र, सीमेंट उद्योग केंद्र क्या पूछ लेता है, सीमेंट उद्योग केंद्र कह देगा कि किसी एक सीमेंट उद्योग केंद्र का नाम बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा सीमेंट उद्योग केंद्र है। ठीक है, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले सूती वस्त्र, तो ये तो आपको बताए हैं ऊपर ही, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र ये कहाँ है, सूती उद्योग केंद्र, तो आपका भी ऊपर ही पढ़ा है दोस्तों, अहमदाबाद में। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों उद्योग केंद्र से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दो क्वेश्चन दोस्तों आता है झील से। झील भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताएं, झील से जैसे पूछ लेता है कि आपका चिल्का झील कहाँ है। कौन सा झील दोस्तों, चिल्का झील। भाई चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील दोस्तों आपका है उड़ीसा में। चील क्या होती है, बहुत ऊपर उड़ती है ना। चील आप एक पक्षी है, चील क्या होती है, ऊपर उड़ती है। चील क्या होती है, ऊपर उड़ती है। तो चिल्का झील का है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है आता है डल झील। डल, डल झील, डल झील। और डल झील को याद करना है दोस्तों, तो कैसे याद कर सकते हैं, इन दोनों झीलों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, चील कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है। चील कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है, तो उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। और ऐसे आप डल झील को कहते हैं श्रीनगर, कहते हैं नीरस है डल हो क्या जी, कहते हैं ना डल हो क्या जी, ठंडे पड़ गए क्या जी। ठीक है, नीरस हो क्या जी, तो आप ठंडा कहाँ पड़ेंगे भाई, ठंडे इलाके में जाएंगे। ठंडा इलाका कहाँ है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सब ठंडा इलाका है, तो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चिल्का झील का तो उड़ीसा में, डल झील का है श्रीनगर में। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों मिट्टी से। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी वाला राज्य। भाई लाल मिट्टी वाला राज्य कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है लाल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले काली मिट्टी, भाई काली मिट्टी राज्य कहाँ का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी है आपका काली मिट्टी, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पर्वतीय मिट्टी, भाई पर्वतीय मिट्टी वाला राज्य कहाँ का है, तो ये आपका गुजरात में है और बंगाल में है। गुजरात में और बंगाल में है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैंने ये जो अभी 10 नंबर का आपको बताया मानचित्र, और ये मानचित्र दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे जो आपको पढ़ना होगा पढ़ते रहिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। नए पैटर्न्स के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 20 नंबर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है
ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है? ऑब्जेक्टिव किताब से ही आता है, लेकिन आता क्या है ये जानना जरूरी है। आपको पता होगा दोस्तों कि आपका जो किताब है उसमें 4 किताबें चलती हैं। एक चलता है हिस्ट्री, इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा अर्थशास्त्र, उसके बाद भूगोल। ये 4 किताबें चलती हैं दोस्तों। इन चारों किताबों से 5-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 5 नंबर का इतिहास से, 5 नंबर का नागरिक शास्त्र से, 5 नंबर का भूगोल से और 5 नंबर का अर्थशास्त्र से। और जो भी ऑब्जेक्टिव आज हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा। और भाई एग्जाम में जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन लास्ट टाइम में इसको जरूर एक बार जाते जाते एग्जाम टाइम में एक नज़र जरूर इस पर डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इतिहास से पहले देख लेते हैं दोस्तों, इतिहास से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इतिहास से ऑब्जेक्टिव हम 1 लाइनर ही आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इतिहास से आता क्या है, आता है फ्रांस की क्रांति हुई थी। भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? एक चीज आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आपको पता है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। तो 1789 में जब हुआ था तो वहीं से राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ। तो इसलिए देखिए दोस्तों, एक और आंसर मिल गया। भाई राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ? फ्रांस से हुआ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई, कब हुई? 1789 में हुई। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है ये ऐसे बन जाता है, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? भाई जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये था ओटोमैन बिस्मार्क। ठीक है, हम इसका एक नाम लिख दे रहे हैं, बिस्मार्क। आगे का नाम है दोस्तों ओटोमैन बिस्मार्क। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण किसको जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण था वो श्रेय किसको जाता है? ओटोमैन बिस्मार्क का। तो ओटोमैन बिस्मार्क था कहाँ का? ये कभी कभी पूछ लेता है ओटो बिस्मार्क किस देश से संबंध रखता था, तो ये जर्मनी से संबंध रखता था। ये लिखा है ना जर्मनी, तो जर्मनी से संबंध रखता था। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि ओटो बिस्मार्क किस देश से संबंध रखता था, तो ओटो बिस्मार्क जो था वो जर्मन देश से आपका संबंध रखता था। अगला है दोस्तों, नेपोलियन की हार कब हुई? नेपोलियन कब हारा? नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी दोस्तों? वो 1815 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन की पराजय कहाँ हुआ था? 1815 में। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, इटली का एकीकरण। भाई इटली का एकीकरण कहाँ हुआ था? इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? एक नाम है उनका दोस्तों, गैरीबाल्डी। क्या नाम है दोस्तों? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी साहब हैं, इन्हें इटली का एकीकरण का श्रेय जाता है। अगला है, ज्यूसेप्पे मैत्सेनी कौन सा संगठन किया था? ये बहुत बार आता है दोस्तों। ज्यूसेप्पे ज्यूसेप्पे मैत्सेनी, ज्यूसेप्पे मैत्सेनी कौन सा संगठन किया था? कौन सा संगठन किया था? ज्यूसेप्पे मैत्सेनी कौन सा संगठन किया था? तो ये आपका किया था यंग इटली का। ठीक है, ज्यूसेप्पे मैत्सेनी कौन सा संगठन किया था? यंग इटली का। ठीक, अगला अगर आपसे पूछ ले कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस कैसा राज्य था? फ्रांस कैसा राज्य था? 1789 में फ्रांस कैसा राज्य था? ये आपका था दोस्तों सीमित राज्य था। कौन सा राज्य था? तो सीमित राज्य था। ठीक है दोस्तों, 1789 में ये सीमित राज्य था। और अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी कब लौटे? ठीक है, महात्मा गांधी कब लौटे? ये लौटे थे 1915 में। ठीक है, और इन्होंने किताब का रचना भी किया है। वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंद स्वराज। उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। और क्या नाम है दोस्तों? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इस किताब का नाम है। इन्हें किस किताब का रचना किया है? हिंद स्वराज नामक किताब का रचना किया है। उसके बाद महामंदी का प्रारंभ, ये तो दोस्तों एकदम रामबाण औसत लिख लीजिए दोस्तों। महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में। ठीक है दोस्तों, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संघ का मुख्यालय कहाँ है?
भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 1945 में। यहीं से दो क्वेश्चन निकल के आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना किस सन में? 1945 में। यहीं से क्वेश्चन और निकल गया, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको जरा सा नोट कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, एक बार ज़रूर आप नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको दिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला टॉपिक बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, ये था इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो एक बार ज़रूर इसको रिपीट करना चाहेंगे दोस्तों कि क्या है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था दोस्तों 1789 में, और वहीं से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण जो था वो, उसका श्रेय किसको जाता है? तो ओटोमैन बिस्मार्क को। ओटोमैन बिस्मार्क कहाँ था? जर्मनी का था। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में, और वो कहाँ का था? फ्रांस का था। इटली का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? गैरीबाल्डी साहब को। जिप्सेपे मैत्सनी का कौन सा संगठन किया था? यंग इटली नामक संगठन किया था। 1789 में फ्रांस कैसा राज्य था? तो 1789 में फ्रांस जो था वो सीमित राज्य था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी कब लौटे? महात्मा गांधी कब भारत लौटे? तो 1915 में लौटे। और ये कौन सी किताब का रचना किए थे? तो यह हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। महामंदी कब हुआ था? 1929 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में ही। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। आई होप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये था दोस्तों इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर। इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम अगर डिटेल बताएंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसी वजह से समय को ध्यान में रखते हुए हम सीधे सीधे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नोट करने के बाद सीधे उसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम चर्चा करेंगे। जो आएगा हमारा वो मैराथन आपका रिटेन वाला 40 नंबर का, उसमें हम आपको पूरा डिटेल आपको समझाएंगे कि हाँ भाई असहयोग आंदोलन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, ठीक है, महामंदी क्या था, ये सारी चीज़ें उसमें चर्चा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा वन लाइनर इसको ध्यान में रखते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो आता है भूगोल से। कौन सा क्वेश्चन आता है दोस्तों? भूगोल से। भूगोल से क्वेश्चन आता है, और भूगोल से भी भाई 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। ठीक है, तो भूगोल से जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर कर आते कहाँ से हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछता भूमि क्या है? भाई भूमि क्या है? भूमि क्या है? आंसर आता है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? भाई भूमि आपने पैदा की, भूमि आपने बनाया है? नहीं। ये जमीन आपने बनाया है? नहीं। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगर आपसे भाई ऑप्शन में भूमि डॉट डॉट है, तो ऑप्शन में दे देगा प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ऐसे ऑप्शन में देगा, ऐसे ऑप्शन में देगा। तो भूमि को आपने निर्माण नहीं किया, भूमि तो प्रकृति ने बनाया है ना, भगवान ने बनाया है ना, ईश्वर ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है ये तो दोस्तों बहुत सेट में हमने देखा। ठीक है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण, भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो है भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये इसमें जो दोस्तों हैं अधिक सिंचाई लोग करते हैं, इसी वजह से वहां पर क्या होता है? भू का निम्नीकरण होता है, भूमि जो है वो कम होता है। ठीक है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तीसरा क्वेश्चन, कृषि कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से कृषि होते हैं? कौन कौन से कृषि होते हैं? आगामी आदिम कृषि। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से कृषि होते हैं? आदिम कृषि, ठीक है, गहन कृषि, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि, उसके बाद बागाती कृषि, बागाती कृषि। ठीक है दोस्तों, कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आगामी और आदिम, आदिम, गहन, व्यापारिक और बागाती। इससे आता है रबी की फसल है। रबी की फसल, भाई रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? तो चावल है, ठीक है दोस्तों, गेहूं है, ठीक है, बाजरा है, चावल गेहूं बाजरा, मक्का है, मक्का है, गन्ना है, दाल है, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। अगर आपसे पूछ ले खरीफ की फसल क्या है, भाई खरीफ की फसल क्या है? खरीफ, खरीफ की फसल क्या है? तो खरीफ की फसल आपका होता है दोस्तों मूंगफली है, मूंगफली है आपका, मूंगफली है, सरसों है, सरसों है, ठीक है, सोयाबीन है, सोयाबीन है, सोयाबीन है, ठीक है दोस्तों, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, सूरजमुखी है, सूरजमुखी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जायद फसल है, भाई जायद फसल क्या है? जायद फसल क्या है? तो जायद फसल क्या है दोस्तों? चाय है, काफ़ी है, काफ़ी है, ठीक है, उसके बाद फल है, सब्जी है, जूट है, ये सब क्या है? कपास है। और कपास क्या है दोस्तों? रेशेदार, रेशेदार फसल है, ठीक है, कपास क्या है? रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आता है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अभी इसको एक बार हम बताएंगे दोस्तों, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, पहले लिख ले रहे हैं, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों आपका तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है तेल उत्पादन के लिए। अगला पूछ ले पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ठीक है दोस्तों, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या? मुंबई में है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लेता है भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको चेक करते हैं, देखते हैं, एक बार समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसको एक बार समझते हैं। देखिए इसको समझते हैं दोस्तों, भूमि क्या है? बहुत बेसिकली, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि क्या है? तो भूमि क्या है भाई? भूमि को किसने बनाया? तो भूमि को भाई इंसान तो बना नहीं सकता, भूमि को प्रकृति ही बनाएगी, प्रकृति ने ही पैदा किया। तो भूमि क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है दोस्तों, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि का ह्रास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो अधिक सिंचाई की वजह से हो रहा है। अगला है दोस्तों कृषि। कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आदिम कृषि, गहन कृषि, व्यापारिक कृषि और बागाती कृषि। ठीक है दोस्तों, अब रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल जो है चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, दाल है। ठीक है दोस्तों, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दाल, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल क्या है दोस्तों? मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। ठीक है दोस्तों, ये जायद की फसल क्या है? ऐसे कहा जाता है कि भाई पेय पदार्थ जो है वो जायद फसलें हैं। ठीक है, तो चाय है, काफ़ी है, फल है, सब्जी है, जूट है, कपास है। तो कपास कैसा फसल है दोस्तों? रेशेदार फसल है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो तेल के लिए। मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में है। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 में हुआ। यानी भारत में राष्ट्रीयकरण का परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 में। ठीक है दोस्तों, ये भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, और टर्म्स क्या रहेंगे? ये कुछ बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर देखिए इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, अभी तक मैंने आपको कुछ कहा नहीं दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि आगे आने वाले विद्यार्थियों को ये प्राप्त हो जाए और उन्हें भी कुछ लाभ हो सके इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कोई भी भाई बहन होंगे, कोई भी होगा आपका रिश्तेदार, कोई भी दोस्त,
अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं क्लास 10th में उनको भी कुछ बेनिफिट प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो नागरिक शास्त्र से आता है। भाई नागरिक शास्त्र से भी तो 5 नंबर का आएगा, नागरिक शास्त्र से भी आपका 5 नंबर का आता है। और नागरिक शास्त्र से आता क्या है, चलिए पूछता है बेल्जियम की राजधानी क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। अब देखिए बे से शुरू हुआ ना बेल्जियम, तो बे से शुरू हुआ है तो इसका भी राजधानी जो है बे से शुरू होता है, ब्रुसेल्स। क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और यही पूछते बेल्जियम की में किस प्रकार की सरकार है। अगर आपसे पूछते कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है तो सामुदायिक सरकार है। चलिए दोस्तों लगे हाथ इनका एक तीर से दो निशाना कर लिया जाए, सामुदायिक सरकार है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है तो ये सामुदायिक सरकार है। ठीक है, सामुदायिक सरकार वहाँ चलती है, सामुदायिक सरकार। ये कहाँ चलती है, ब्रुसेल्स में नहीं चलती है दोस्तों, सामुदायिक सरकार आपकी चलती है बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन आता है, श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक है दोस्तों, घोषित हुआ, यानी श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ तो 1948 में। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया, 1948 में, याद रखना है। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, पंचायती राज की स्थापना हुई थी, राज की स्थापना। भाई पंचायती भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी तो 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। और अगला पूछता है दोस्तों भारत में संघीय राज्य, भारत में संघीय राज्य, संघीय राज्य, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं तो आपका है 28। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है संविधान की 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं सूची में कितनी भाषा है, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा है, कितनी भाषा है, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा है दोस्तों तो 22 भाषा है। ये दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए, जुबान पर रटा होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों 8 हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, भारत में औरतों के लिए, औरतों के लिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। क्या दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ये क्या है दोस्तों, पंचायती, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगला है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, नेपाल में, नेपाल में लोकतंत्र, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो 2008 में। ये तो बहुत बाद में हुआ है, 2008 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर में। एक ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत में, भारत में मताधिकार की आयु, मत देने की आयु क्या है, मताधिकार की आयु, मताधिकार की आयु ये 18 साल है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जरा सा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नागरिक शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नागरिक शास्त्र क्या है। देखिए दोस्तों नागरिक शास्त्र में 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे पूछता है बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम बहुत से शुरू हुआ, इसकी राजधानी भी बहुत से शुरू हुआ, ब्रुसेल्स। ठीक है, तो देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और अगर आपसे पूछ ले कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स में है। और बेल्जियम में कैसी सरकार चलती है, आपसे पूछ ले कि बेल्जियम में कैसी सरकार चलती है तो आप बताएंगे सामुदायिक सरकार चलती है। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित होती है तो आप अपने पे ही याद कर सकते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में, तो श्रीलंका 1948 में। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1992 में। पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1992 में। भारत में संघीय राज, संघीय राज कितने, 28।
संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषा हैं? तो कितनी भाषा है दोस्तों? 22 है टोटल। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन कराता है? तो पंचायती राज व्यवस्था कराती है। भारत में जो औरतों को आरक्षण दिया जाता है, स्त्रियों को जो छूट दिया जाता है, वो भारत में जो स्त्रियों को छूट दिया जाता है वो किस व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों? तो वो दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें छूट दिया जाता है। अगला है दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र। भाई नेपाल में लोकतंत्र कब हुआ? नेपाल में लोगों का शासन कब चला? इससे पहले वहाँ पे राजतंत्र चलता था, तो सन 2007 तक वहाँ राजतंत्र चला। ठीक है दोस्तों, 2008 में वहाँ लोकतंत्र लागू हुआ। इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में वोट देने की अधिकार क्या है? वोट कब आप दे सकते हैं? तो आपको तो पता है कि भारत में वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अर्थशास्त्र से। किससे आते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से भी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है क्या, इसको ध्यान से जरा सा देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन क्या है अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये भी 5 नंबर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें क्या क्या आता है? किस राज्य की, पहला क्वेश्चन आता है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? यानी किस राज्य की प्रति व्यक्ति का जो आमदनी है वो ज्यादा है? कहाँ? हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत कौन सा स्थान पे था? भारत कौन से स्थान पे था? भारत कौन से स्थान पे था? ठीक है दोस्तों, 130वां स्थान था भारत का। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब लागू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब लागू हुआ? 2005 में। ठीक है दोस्तों, अगला जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? तो जीडीपी क्या है दोस्तों? आता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। भारत में जीविका का क्षेत्र क्या है? भारत में जीविका का क्षेत्र, जीने का क्षेत्र क्या है? भाई भारत के लोग ज्यादा किस पे डिपेंड रहते हैं? कृषि पे। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, अब यही पूछ ले कि विश्व व्यापार की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार की स्थापना कब हुआ था? की स्थापना ठीक है, कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। विश्व व्यापार WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यही अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा आरंभ हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? तो ये जो हुआ था ये विकसित देशों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? विकसित देश के द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछिए भारत किसका आयात करता है? भारत तो भाई किसका आयात करता है? भारत किसका आयात करता है? भारत किसका आयात करता है? तो आपको पता है भाई कच्चा पेट्रोल का आयात करता है। कच्चा पेट्रोलियम किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम का भारत आपका आयात करता है। ठीक है, अब विश्व व्यापार संगठन का मुख्य न्यायालय कहाँ है? ठीक है, जिनेवा में है। इसकी स्थापना जिनेवा में हुआ था। ये मुख्य न्यायालय भी है। ठीक है, ये मुख्य न्यायालय भी आपका यही है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। अगला बन जाता है दोस्तों सूचना पाने का अधिकार। कब हुआ? सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार कब हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 में। एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? क्या दोस्तों? एगमार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? प्रामाणिक चिन्ह है। प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो ये खाद्य पदार्थों का प्रमाणिक चिन्ह है आपका एगमार्क। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। कह रहा है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक एक व्यक्ति की जो आमदनी है वो ज़्यादा है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के लोग आप देखते होंगे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं, और हट्टे कट्टे का कहने का मतलब ये दोस्तों कि वहाँ के लोग ज़्यादा उनकी आमदनी है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? तो हरियाणा। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत कौन से स्थान पे था? तो भारत का उस समय जो स्थान था 130 था, 130 था। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब शुरू हुआ? 2005 में। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी जो है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद है। भारत में जीविका का क्षेत्र क्या है दोस्तों? भारत में जीविका का जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है? कृषि है। ठीक है दोस्तों, भारत में जीविका का क्षेत्र कृषि, यानी भारत के अधिकांशतः लोग किस पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं? कृषि पे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO, इसका नाम है दोस्तों WTO। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है WTO करके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य न्यायालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा हुआ? विकसित देशों के द्वारा हुआ। भारत किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोल का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर 2005 में। एगमार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह है? खाद्य पदार्थों का। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको 30 नंबर का जो इतिहास SST है 30 नंबर का मैं आपको करा दिया। 10 नंबर का इसका मैंने आपको मानचित्र पढ़ाया, और 20 नंबर का जो इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगली मैराथन में हम लोग पढ़ेंगे 40 नंबर का, 40 नंबर का हम लोग पढ़ेंगे रिटन पेपर, कि रिटन पेपर जो है कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले मैराथन में, और ज़बरदस्त 40 नंबर के क्वेश्चनों के साथ। और वो जो वीडियो होगा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिनों तक उसको पूरा ढूंढ करके मेहनत करके बनाया गया, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।